राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। तिब्बत की स्वतंत्रता, भारत की सुरक्षा, इस हेडिंग से मैंने कल एक आपके सामने 15-20 मिनट का एक एपिसोड लाया था। महत्वपूर्ण विषय है। सारा विश्व तिब्बत के लिए सोच रहा है कि नहीं सोच रहा, लेकिन ये सारे विश्व के लिए चिंतन और मनन का विषय है। एक देश को, मासूम देश को, धार्मिक देश को, बुद्धिस्ट देश को, प्रकृति और सब प्रकार के खनिजों से, सब प्रकार के आशीर्वाद से भरपूर विश्व की छत त्रिविष्टिप तिब्बत किस तरह से लहूलुहान कर दिया गया चीन के द्वारा। कल हमने एक यात्रा आरंभ की थी जो तिब्बत की ही प्रारंभिक जानकारी, उसके बारे में थोड़ा भूगोल, थोड़ा टोपोग्राफी, थोड़ा वहाँ की राजनीतिक समस्या जो हुआ उसका थोड़ा सा एक छोटा सा चित्र मैंने आपके सामने खींचा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। कल बात आई थी, आखिर में जहाँ छोड़ा था तो मैंने कहा था कि कुछ सूत्र हैं, इन पर कल हम चर्चा करेंगे। जैसे तिब्बत पठार के सैन्यीकरण के विषय में, पर्यावरण का विनाश, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर और चीनी आबादी का स्थानांतरण, ऐसे कुछ विषय दिए थे। आज हम इनमें से कुछ सूत्रों पर विचार करेंगे। तिब्बत पठार के सैन्यीकरण के विषय में जब हम सोचते हैं, उसके पहले वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं थी। भारत के साथ आना जाना था तो एक सैनिक भी बीच में नहीं था। भारत को वो अपना गुरु देश मानता था। हाँ, चीन ने भारत और चीन के बीच में स्थित यह राष्ट्र तिब्बत को एक व्यापक सैनिक क्षेत्र में बदल दिया, जो कभी एक पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण क्षेत्र था। तिब्बती पठार के सैन्यीकरण ने उस क्षेत्र के भौगोलिक, राजनीतिक संतुलन को प्रभावित किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में तनाव बढ़ गया। तिब्बत में चीनी सेना की उपस्थिति ने 3 से 5 लाख सैनिक, जिसमें अधिकतर भारतीय सीमा के आसपास हैं, 17 गुप्त रडार स्टेशन, 14 सैनिक हवाई अड्डे, ये 4 साल पहले की मेरे पास सूचना है। अब तो और भी बड़ा कुछ हो गया होगा भाई। 8 प्रक्षेपास्त्र ठिकाने, जिनमें 8 अंतर्महाद्वीपीय शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र, 17 मध्यम दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र, 20 कम दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र। और कमाल देखिए, इतना ही नहीं, इराक के अतिरिक्त चीन तिब्बत को रासायनिक युद्ध के अभ्यास के लिए तथा एक बड़ी धनराशि लेकर अन्य देशों के आणविक कचरे को फेंकने के लिए भी प्रयोग करता रहा तिब्बत का, और कर रहा है। यही नहीं, भारत के राष्ट्रीय संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा भाग
जो कि 1960 से भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा पर खर्च हो रहा है। यह संसाधन विकासात्मक परियोजनाओं पर भी खर्च किया जा सकता था। रेल परियोजना का भी भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जैसे तिब्बत पठार के सैनिकरण का, वैसे ही तिब्बत में रेल परियोजनाएं 20 जून 2001 के चीन ने गोरमो से लहासा को जाने वाली 1118 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग की परियोजना आरंभ की। 10 अगस्त 2001 को न्यूयॉर्क टाइम को दिए गए साक्षात्कार में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने इस संबंध में जो विचार रखा, उन्होंने कहा, स्पष्ट किया उस इंटरव्यू में कि लहासा की ओर जाने वाले रेल मार्ग के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से इस परियोजना के माध्यम से तिब्बत पठार का चीन द्वारा किया जा रहा सैन्यीकरण बहुत बढ़ जाएगा। ये वहां के राष्ट्रपति जियांग जेमिन बोल रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम में एक साक्षात्कार इंटरव्यू में। इससे चीन और भारत के बीच हथियारों की दौड़ को बढ़ावा मिला और इससे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में शक्ति और शस्त्रों का संतुलन बिगड़ रहा है, हम देख रहे हैं। रेल योजना के पूरा होने पर भारतीय बाजार चीन में बनी सस्ती चीजों से भर रहा है, जिससे भारत के कुटीर उद्योगों और माध्यम उद्योगों के बंद होने की नौबत आ जाएगी, ऐसा उसने बोला था। ऐसा हुआ भी। अब कुछ परिवर्तन हो रहा है कुछ वर्षों से, लेकिन इस सारे दौर से अपना देश गुजरा है, ऐसा हुआ भी, परंतु अब कुछ परिवर्तन हुआ है, हो रहा है, कुछ चेक लगा है। हाँ, इस रेल परियोजना के बाद हम देखते हैं कि पर्यावरण का विनाश कैसे हुआ। तिब्बत, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है, एशिया के मध्य में स्थित है। यह उन सभी प्रमुख नदियों का स्रोत रहा है जिन पर भारत, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में रहने वाली एशिया की आधी से अधिक आबादी निर्भर करती है। भाई, चीनी इस सैन्यीकरण की आंधी ने तिब्बत के पर्यावरण को बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से अभूतपूर्व विनाश किया है और हो रहा है। वहां के संपन्न वन, पेड़ पौधे, जीव जंतु, खनिज और जल संसाधन सभी ऐसे नुकसान और ह्रास को झेल रहे हैं जिसकी कमी दूर नहीं की जा सकेगी। तिब्बत के कोमल पर्यावरण के संतुलन को बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। शोध से पता चला कि सन 1985 के अंत तक
1959 में इन्होंने 59 में पूरी तरह से कब्जा किया है तिब्बत के ऊपर, और 1985 के अंत तक का आंकड़ा मैं लगा हूं देने। चीनी शासन के अधिकारियों ने तिब्बत के संपन्न वनों से लगभग 54,000 करोड़ डॉलर मूल्य की लकड़ी कटवा डाली। सिर्फ अमदो प्रांत में ही 1955 से 5 करोड़ पेड़ काट दिए गए। और कुल पेड़ों का कम से कम 70% भाग बर्बाद कर दिया गया। यही स्थिति तिब्बत के अन्य भागों में, विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिण तिब्बत में भी रही। तिब्बत में वनों की इस बर्बादी के कारण पड़ोसी देशों में बाढ़ आना स्वाभाविक था, और वो आ रही हैं। चीन ने पहले ही ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदी के मार्ग को बदलने की घोषणा कर दी है। अगली बारी सिंधु नदी की हो सकती है, और फिर सतलुज की भी। संक्षेप में जहां तक होगा, जैसे भी होगा, चीन भारत को कमजोर करने की कोशिश करता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा, भारत के लिए चुनौतियां खड़ी करता रहेगा, कर रहा था, कर रहा है, और वो करता रहेगा। अब जरा उसको ठीक से जवाब भी मिल रहा है। अब 1962 नहीं है भाई। 1962 में हमारी सेना नहीं हारी थी। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने चौनलाई के साथ दोस्ती के पाखंड में, ढोंग में, वास्तविकता को भूल करके जो पाप किया था, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। कैलाश मानसरोवर के बारे में हम थोड़ा विचार करें। तिब्बत के शेष भागों की भांति ही पवित्र कैलाश मानसरोवर भी एक सैनिक अड्डे में बदल दिया है। कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र उन अनेक नदियों का स्रोत रहा है जो भारत की ओर बहती है। चीनी सरकार तिब्बत के धार्मिक स्थलों का प्राकृतिक साधनों के लिए शोषण कर रही है, मिटा रही है, समाप्त कर रही है, तहस नहस कर रही है, निचोड़ रही है। कैलाश मानसरोवर जैसे स्थलों को अपवित्र कर रही है। तीर्थ यात्रियों पर भी कई प्रकार की पाबंदियां लगाने का प्रयास हो रहा है। हर साल, हर वर्ष नए नियम, नई पाबंदियां, नई शक्तियां। एक और बात हो रही है, चीनी आबादी का स्थानांतरण भी हो रहा है भाई, व्यापक स्तर पर हो रहा है चीनी आबादी का स्थानांतरण। आज तिब्बत में बसे 60 लाख तिब्बती लोगों से अधिक आबादी वहां चीन से आकर लगभग 75,000 चीनी लोगों की आगमन से वहां आबादी का संतुलन भी गड़बड़ हो गया है। और जहां जब जिसका बहुमत होता है, सारी दुनिया में एक ही चलता है, केवल भारत हिंदू को छोड़कर बाकी सब जगह एक ही मॉडल है। 1950 से पहले वहां एक भी चीनी नहीं था। 1949 में ही उनका आक्रमण हुआ और 1959 तक पूरी तरह से तिब्बत को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। इन सब के ऊपर जो समय समय पर उस समय भी भारतीय नेताओं के विचार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1954 में, पंडित नेहरू हमले के बाद 1962 का वक्तव्य देखा जा सकता है,
सरदार पटेल का 1950 का, जब वो उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, ऐसे ही डॉक्टर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कल मैंने और भी कुछ नाम ऐसे गिनाए थे, और तो और आरएसएस के उस समय के चीफ डॉक्टर गुरु गोलवालकर, ऐसे कई लोगों ने चेतावनी दी थी पत्र लिख करके नेहरू को, चीन कुछ और कर रहा है, चीन का इरादा कुछ और है, चीन बाकी देशों को ऐसे ही अनेक्स कर चुका है, तिब्बत करने जा रहा है। और 49 और 59 के बीच में, 1949 और 59 के बीच में बहुत, अभी वो तिब्बत की एंट्री ही हुई थी, कई बार इन नेताओं ने नेहरू को, लेकिन कश्मीर शेख अब्दुल्ला की मित्रता के कारण बलि चढ़ गया, आज तक उसका भुगतान करना पड़ रहा है। और ऐसे ही तिब्बत चौलाई की मित्रता के आगे भेंट कर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय ब्लंडर था, पाप था भारत की दृष्टि से। इसकी चर्चा फिर कभी हम करेंगे, आज इतना ही। किसी अन्य चैनल के माध्यम से मैं तिब्बत के 40-50 एपिसोड आपको दूंगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या और भारत के साथ उसका सीधा संबंध है। तिब्बत की स्वतंत्रता का संबंध भारत की सुरक्षा के साथ है, इसलिए इसको लेंगे। पर राष्ट्रगाथा चैनल पर मैं विशुद्ध रूप से क्रांतिकारियों का ही देता रहूँगा। आज इतना ही। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।